Hello everyone, welcome to Arihant Padhaku. And as you all know that I am Divya, your science educator, and I'm again up with a session where I'm going to discuss the new CBSE practice questions launched for subject science term 1 2020-2021 for class 10th. जैसे कि आपको पता है बच्चे कि हमारा टर्म 1 बस बिल्कुल ही क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है अब तो कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है। तो सीबीएसई ने कुछ न्यू सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, अपनी साइट पे लॉन्च किए हैं, अपलोड किए हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के और मैथ सब्जेक्ट के आपको पता है कि वहां पे क्वेश्चंस हुए हैं, क्योंकि अब मैं आपकी साइंस एजुकेटर हूं तो मैं साइंस के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने अपडेट किए, न्यू 60 क्वेश्चंस 2020-21 में, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा सिमिलर क्वेश्चन उससे आपके एग्जाम में आ जाए। तो हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जो हम प्रैक्टिस ना करें, बिकॉज वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है हमारे पास, some reactions require conditions like specific temperature, pressure, etc. While writing chemical equations for such reactions, where are these conditions usually mentioned? क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ जो रिएक्शंस होती है बच्चे, उनमें कंडीशंस भी इन्वॉल्व होती है। आपको पता है ना कि हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऐसे अलग अलग कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। तो जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जो कि आपको पता है केमिकल इक्वेशन एक लैंग्वेज है केमिस्ट्री की, तो रिएक्शंस लिखते समय, केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते समय हम कंडीशंस को कहाँ पे मेंशन करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं कि क्या टेम्परेचर है, इसके लिए क्या प्रेशर है या क्या कैटलिस्ट है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन है अबव द एरो, बी ए अलोंग विद प्रोडक्ट्स, सी ए बिलो द प्लस साइन एंड डी ए बिफोर द रिएक्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो डबल एरोज, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट। सो आई थिंक यू कैन इजिली मेक आउट कि मैंने इसको कहाँ लिखा है। इट इज प्लेस्ड अबव द एरो। ऐसे ही अगर कोई और रिएक्शन आप लिखो, लेट्स से N2+H2 हम अमोनिया बना लेते हैं, तो आपको पता है ये जो एक डेफिनेट सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में होता है, और कैटलिस्ट भी होता है यहाँ पे, और कैटलिटिक प्रमोटर भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी जाती है? एरो के ऊपर। तो इसलिए यहाँ इन चारों ऑप्शन में से अबव द एरो, अलोंग विद प्रोडक्ट, बिलो द प्लस साइन, बिफोर द रिएक्टेंट, तो बिफोर द रिएक्टेंट गलत है, बिलो द प्लस साइन गलत है, क्योंकि प्लस साइन का मतलब यहाँ ऐसा तो नहीं लिखते हैं। अलोंग विद प्रोडक्ट भी गलत है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन ही गए तो कंडीशन स्पेसिफाई करके वहां क्या करेंगे। सो बेसिकली करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए पार्ट, दैट इज अबव द एरो। एरो के ऊपर हम सेट ऑफ कंडीशंस को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन हियर इज द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक इक्वेशन दी गई है केमिकल रिएक्शन के लिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली मैं इसको लिख भी देती हूँ सिंबल्स की फॉर्म में, Mg+O2 फॉर्मिंग MgO। तो आपको इस क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबव द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए क्या कहा जा सकता है? ए पार्ट, ओनली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं? बी, ओनली द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। सी, बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। या बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों को ही हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिएक्शन होता है, लेट्स से अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी रिएक्शन होता है तो ये जो चीजें आप इनिशियली मिक्स करते हो ये होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनती है बच्चे वो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको आपने मिक्स किया दिया रिएक्टेंट्स, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जो नई चीज बनती है जिसका प्रोडक्ट कहते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन था कि प्रोडक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि गलत है, प्रोडक्ट तो राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, बी पार्ट था कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, बिल्कुल सही है। सी पार्ट था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक साइड पे कभी नहीं लिख सकते। तो सी और डी हमारे दोनों ही गलत ऑप्शन है,
और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा बी पार्ट, कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्टेड हियर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी बताई गई है इस चार्ट के थ्रू। Which of the above metals are likely to be obtained in their pure states from the earth crust? इन मेटल्स में से कौन से मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्योर स्टेट में मिलेंगे? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। अब देखो, रिएक्टिविटी को बताने के लिए मोस्टली रिएक्टिविटी सीरीज दी जाती है, बट अगर कभी यहाँ पे एक ऐसा आपको चार्ट, एक डेटा मिल जाए जिसमें मेटल्स के नाम है और फिर आप उनको रिएक्शन विद एयर या उनका रिएक्शन वाटर या डाइल्यूट एसिड्स के साथ कर रहे हो, तो हम कैसे पहचानेंगे ये कौन ज्यादा रिएक्टिव है या कौन कम रिएक्टिव है? तो पहली चीज, जो सबके साथ रिएक्ट करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो कम नंबर ऑफ मतलब सबसे ज्यादा से मतलब कोई एक आधे के साथ नहीं करेगा, बाकी सबके साथ करेगा, वो उससे कम होगा। और जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस वो करेगा जितनी चीजों के साथ, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस वो किसी भी चीजों के साथ कम करेगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इस डेटा से आपको इस तरीके से मेकआउट करना है, पहली चीज। दूसरी बात, प्योर स्टेट। आपको पता है मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं। बट कुछ मेटल्स हमें प्योर स्टेट में भी मिलते हैं क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो इस डेटा से हमें बेसिकली निकालना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। हमें पता लग जाएगा कि वो बहुत कम रिएक्टिव है, और उसके बेसिस पे हम ये 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर चुन लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सबसे कम रिएक्टिव है। गोल्ड ना तो एयर के साथ ऑक्सीडाइज मतलब नहीं किया रिएक्शन, वाटर के साथ भी नहीं किया और इसके साथ भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम ने यहाँ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया, यहाँ पे भी वॉयलेंट रिएक्शन किया और यहाँ पे भी वॉयलेंट, तो बेसिकली जिसने तीनों के साथ रिएक्ट किया मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक, इसने ऑक्साइड्स के साथ किया, इसने हीटिंग के साथ पानी के साथ भी रिएक्ट किया और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करी एसिड्स के साथ। तो बेसिकली वॉयलेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी से, कुछ आपको उसको कुछ सप्लाई भी नहीं करना पड़ा, एनर्जी आपको रिएक्शन करवाना भी नहीं पड़ा, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया विग्रसली रिएक्शन हो गया, वॉयलेंट रिएक्शन हो गया। तभी सोडियम ने वॉयलेंटली और विग्रसली रिएक्ट किया, तो हम ये बोलेंगे कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हीटिंग के उस पे किया, और प्लैटिनम की बात करें, इसने यहाँ भी रिएक्शन नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया और यहाँ भी नहीं, मतलब ये भी बहुत ही कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो हमारे ऑप्शन सोडियम और जिंक तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो रिएक्टिव है। बट गोल्ड और प्लैटिनम ने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव इस टेबल के अंदर। तो हमारे ऑप्शन है गोल्ड ओनली, सोडियम ओनली, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जिंक एंड सोडियम। तो करेक्ट आंसर आई होप आपको समझ आ गया है, सी, गोल्ड और प्लैटिनम जो प्योर स्टेट में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट। हमारे जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, किस लिए बैलेंस करते हैं, वो हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये हमें बताना है। दैट व्हाट डज केमिकल रिएक्शन लाइक व्हेन वी बैलेंस, व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट, दिस वी हैव टू टेल हियर। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चे, उसको हम क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, क्योंकि आपको पता है इट इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इसलिए बैलेंस की जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, नहीं, इसमें मैटर का कुछ लेना देना नहीं है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यस, ये हो सकता है। हीट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट, हीट, इससे भी कुछ बैलेंसिंग का लेना देना नहीं है। Chemical reactions are always reversible. No, the statement is also not correct, or this is not the reason that we balance. So basically, B part would be right क्योंकि जो भी reactant और product होते हैं, they are a part of matter only, they are themselves matter only, और matter को आप create और destroy नहीं कर सकते, और क्योंकि mass भी वही मतलब है और वो conserved रहता है. So that is the reason B हमारा correct option है यहाँ. Next question. Which of the following reactions is a neutralization reaction?
कुछ ऑप्शंस दी गई है और हमें बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑप्शन है 4Na plus O2 forming 2Na2O, B Fe plus 2HCl forming FeCl2 plus H2, C MgO plus H2O forming MgOH whole twice, D ऑप्शन है HNO3 plus NaOH forming NaNO3 plus H2O। तो मैं आपको याद करा दूं बच्चे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक मेटल है और एक एसिड है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, बट पानी आपके पास न्यूट्रल होता है, तो इसलिए ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके पास HNO3 जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे सॉल्ट, और यहाँ पे सॉल्ट बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट और साथ में आ गया पानी, और यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, दैट इज HNO3 plus NaOH फॉर्मिंग NaNO3 plus H2O। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, मतलब कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, वो हमेशा ज्यादा होता है प्रोडक्ट से। मतलब मैं लिख भी देती हूँ यार, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये मतलब है इस पॉइंट का। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इसका उल्टा कि सेकेंड स्टेटमेंट है कि क्या प्रोडक्ट का नंबर रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। सी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट का नंबर होगा। एनी ऑफ द अबव कैन बी ट्रू फॉर डिफरेंट रिएक्शन, कुछ भी सही हो सकता है। सो आउट ऑफ दिस फोर, बेसिकली इसका आंसर आप ही दोगे, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिकॉल करा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो, मिनिमम टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, बट इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या बनता है? सिंगल। मतलब रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा, दो तो होने ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का नंबर इसमें ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोडक्ट का नंबर ग्रेटर नहीं होता, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है, इक्वल भी नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट कभी एक नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर कि रिएक्टेंट का नंबर हमेशा प्रोडक्ट के नंबर से ज्यादा होने वाला है। नंबर से हम समझ रहे हो ना, आपके कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू रिप्रेजेंट एन आयनिक बॉन्ड। एक साइंटिस्ट आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन बना रहा है बिटवीन कैल्शियम और क्लोरीन। आपके पास कैल्शियम मेटल और क्लोरीन का एटॉमिक मॉडल दिया है। तो जब वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं कि अभी आयनिक बॉन्ड बनाना शुरू नहीं किया, आयनिक बॉन्ड के प्रोसेस में है। वो मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और कॉन्फिगरेशन होता है 2882। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे 2 ना रहकर एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो उस प्रोसेस में आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। मतलब कैल्शियम जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, वो बेसिकली एक लूज कर चुका है यहाँ पे इस तरीके से, तभी इसका कॉन्फिगरेशन 2881 हो गया है। और इस क्लोरीन, एक क्लोरीन जो है इसके पास पूरा 27 होता है, 17 एटॉमिक नंबर और कॉन्फिगरेशन 27, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। मतलब इस क्लोरीन के पास, जिसके पास 7 थे इलेक्ट्रॉन, इसने ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बट ये बॉन्ड पूरा नहीं बना है, क्योंकि इसके पास स्टिल एक इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। मतलब यहां तक बॉन्ड बन गया है, तो अगला स्टेप क्या होगा? सो ऑब्वियसली अगला स्टेप क्या होगा कि एक कैल्शियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा और एक और क्लोरीन अटैच होगा जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी वो आयनिक बॉन्ड पूरा बनेगा। तो ऑप्शन है, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम टू द क्लोरीन एटम। कैल्शियम एटम से क्लोरीन एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना। ओके,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन, नहीं क्लोरीन से तो कभी ट्रांसफर होता ही नहीं ना. एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम. हाँ ये भी सही लग रहा है. एड अनदर कैल्शियम एटम टू डोनेट, नहीं कैल्शियम डोनेट नहीं, मतलब कैल्शियम डोनेट और कैल्शियम लाने की क्या जरूरत है, कैल्शियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे बी और डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं. ए है ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम टू क्लोरीन, तो कैल्शियम से एक और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दो, बट ये क्लोरीन तो और नहीं लेगा, तो ये भी गलत है. हमें एक और क्लोरीन चाहिए होगा. सो सी वुड बी द राइट आंसर कि हमें एक और क्लोरीन एटम लाना पड़ेगा जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम का एक्सेप्ट करेगा और ये प्रॉपर बॉन्ड बनेगा. कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनेगा, 2 क्लोराइड आयंस होंगे आपको पता है, और बेसिकली जब आप इसको फॉर्म करोगे तो इट विल बी 2 CaCl2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी फॉर्म में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? ए ओनली इन सॉलिड फॉर्म, बी बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड इन aqueous solution, C both in aqueous solution and in molten form, D in solid form, molten form and in aqueous solution. So let me tell you this fact. This electrovalent compounds are those which contain the ionic bond in them. Basically, they are also called as ionic compounds. Electrovalent is the another name for the ionic compound. Ionic bond बनता है due to transfer of electron. Metal electron lose करता है, metal electron lose करता है और non-metal electron gain करता है. तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल जब गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो सॉलिड फॉर्म में ये क्रिस्टलाइन होता है स्ट्रक्चर में, तो एक टाइटली पैक्ड होता है. तो सॉलिड फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि आयंस नहीं बना पाता. सॉलिड फॉर्म और एक्वस नहीं, सॉलिड में ये कभी भी नहीं करता, एक्वस में कर लेता है. एक्वस एंड मोल्टन, यस एक्वस और मोल्टन में ये कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसके जो आयंस है उनकी मूवमेंट हो पाती है वहां पे. सॉलिड फॉर्म जहां पे भी आ जाएगा वो ऑप्शन गलत होगा. तो मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये आयंस रिलीज नहीं होंगे, ये चार्ज को कैरी नहीं करेंगे क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा. So they will act as a good conductor in aqueous as well as in molten form. Next question. Sodium comes after potassium in the reactivity series. So sodium is dash. Not reactive, more reactive than potassium, equally reactive as potassium or less reactive than potassium. So let me tell you this fact that we have a reactivity series and it is basically the arrangement of metals according to their reactivities. तो हमारे पास इस तरीके से केदारनाथ का माली आपने जैसे भी लर्न किया है उसको आप लिख सकते हो, जिस भी तरीके से आपने लर्न किया हुआ है उसको आप लिख सकते हो. और हाइड्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स में यहाँ लिख रही हूँ कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम. तो यहाँ बोला गया है कि सोडियम पोटेशियम से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में. बिल्कुल सही है, नीचे आता है. और आपको ये भी पता है कि जैसे हम डाउन द सीरीज जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करने लगती है. रिएक्टिविटी क्या करने लगती है? डिक्रीज. और हाइड्रोजन के बाद तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं आपके पास. तो सोडियम पोटेशियम से नीचे आता है, इसका मतलब सोडियम पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है. जो पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव है और सोडियम कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है. तो ऑप्शन है नॉट रिएक्टिव. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं है. सोडियम बहुत सी चीजों के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है. मोर रिएक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे है. इक्वली रिएक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि सेम पोजीशन नहीं है. सो इट इज बेसिकली लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम. इट इज द सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सो इट इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम बिकॉज इट इज प्लेस्ड बिलो द पोटेशियम. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? आपको 3 प्रॉपर्टी दी गई है और आपको पूछा गया इनमें से एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन सी है. तो मैं आपको याद करा दूं, एसिड्स वो होते हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं. ये हाइड्रोजन आयन फर्दर पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन. एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो सावर होता है, खट्टा होता है. एसिड्स बहुत कोरोसिव होते हैं, मतलब अगर आपके स्किन पे गिर जाते हैं तो वहां का पानी सोख लेते हैं, जला देते हैं उस जगह को. और जो एसिड्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं, पानी में सॉल्युबल भी होते हैं. तो बेसिकली यहाँ 3 प्रॉपर्टीज दी गई है. दे आर बिटर, जो कि गलत है क्योंकि ये बिटर नहीं होते हैं, ये सावर होते हैं. बिटर तो बेस होते हैं. दे रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी दिखा देती हूँ.
कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल डाल लेते हैं, लेट्स से सोडियम डाल लेते हैं, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो ये करेक्ट है. दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर. यस, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो Q and R आर द करेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ओनली P नहीं है, ओनली P and R नहीं है, Q and R बिल्कुल है. P जहां पे भी आ जाएगा वो ऑप्शन आपका नहीं है. तो C आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही एसिड्स के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं. बिल्कुल आप भी तोड़ते हैं, आप कोई भी चीज खाते हो, सो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन तो होता है ना, कि कॉम्प्लेक्स चीज को, लार्ज चीज को हम छोटे में तोड़ते हैं. सो हाउ डज दिस ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स. तो ये ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हेल्प करता है. ए, इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट कैन बी यूज्ड अप बाय द सेल्स. मतलब ये बहुत सी एनर्जी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करता है जिसको सेल्स यूज अप कर सकते हैं. बी, इट ensures that there are enough raw materials to produce and supply oxygen to the cells. नहीं, ये सब तो रेस्पिरेशन से कंसर्न हो गया, ये डाइजेशन से कंसर्न है, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. इट कन्वर्ट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. नहीं, सेल मेम्ब्रेन से पास तो सिंपलेस्ट फूड होता है, ये नहीं होता. It makes sure that the liberation of heat by the breakdown of large molecule does not occur inside the cell. No, this is incorrect. So basically A हमारा करेक्ट आंसर है कि जो फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, उसमें वो फर्दर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, ब्लड के थ्रू वो सारे बॉडी सेल्स के पास जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और बॉडी सेल्स जो है, उन बॉडी सेल्स में जो भी ये सिंपल फूड होगा, तो वो फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे क्या लिबरेट करेंगे, एनर्जी. राइट. सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर. दैट इज वंस अगेन हम चेक कर लेते हैं. इट इंश्योर्स देयर आर इनफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई. नहीं, ये गलत है. लार्ज मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन में, लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये थोड़ा हद तक ठीक लग रहा है. इट मेक श्योर दैट द लिबरेशन ऑफ हीट बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज. नहीं, यहाँ पे हीट का भी नहीं है. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एनर्जी रिलीज नहीं होती है. एनर्जी जो रिलीज होती है वो सेल के अंदर होती है. तो लार्ज मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में इसलिए कन्वर्ट होंगे ताकि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो पाए, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो कर पाए, और सेल उसको एब्जॉर्ब कर पाए बेसिकली, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करके उससे से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए. तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट है यहाँ पे, ना कि ए पार्ट. तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आप बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओ तो आप उसको क्रॉस चेक जरूर करा करिए. अगला क्वेश्चन. द लिवर सिक्रीट्स बाइल. जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है, नीडेड टू डाइजेस्ट फैट्स इन अ फूड, जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. द पैनक्रियास सिक्रीट सेवरल एंजाइम्स नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड. बिल्कुल सही है. आपको पता है जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, मतलब बिगर ड्रॉपलेट ऑफ फैट को छोटे में तोड़ना, ताकि फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम से, लाइपेज से वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए. अगला दिया है, तो पैनक्रियाज भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो फूड का ब्रेकडाउन, बिल्कुल पैनक्रियाज भी सिक्रीट करते हैं, अमाइलेज सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन सिक्रीट करते हैं, और लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द फूड दैट वी ईट. इट पासेस ओनली थ्रू अ लिवर. नहीं, फूड लिवर में कभी भी नहीं जाता. इट पासेस ओनली थ्रू अ पैनक्रियास. नहीं, फूड पैनक्रियास में भी नहीं जाता. इट पासेस थ्रू बोथ आवर लिवर एंड पैनक्रियास. नहीं, इट पासेस नीदर थ्रू आवर लिवर नॉट पैनक्रियास. बिल्कुल करेक्ट है कि फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर है, लिवर और पैनक्रियास से सिक्रीशन आता है, जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फर्स्ट पार्ट डिओडेनम के अंदर, बट फूड डायरेक्टली लिवर और पैनक्रियास में कभी भी नहीं जाता. तो डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल. मतलब आपके मसल सेल में जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है तो क्या देखने को मिलता है. एक आपको साइकिल दिया है, साइकिल में दिया है ग्लूकोज इंटू पायरुवेट, और फिर पायरुवेट के फेट अलग अलग है. एक तो X से वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. Y में वो बना रहा है लैक्टिक एसिड. मैं आपको बता दूं ये हमारी मसल के अंदर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है.
और जेड ये ब्रिवरीज में होता है या आप कह सकते हो यीस्ट के अंदर होता है, जिसमें पायरुवेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हमारे हमें जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है तो हमारे यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। सो ओनली वाई, एक्स भी गलत है बिकॉज एक्स हैपेंस इन दी सेल्स व्हेन देयर इज अ प्रॉपर ऑक्सीजन, एरोबिक सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया बेसिकली। वाई आपका मसल में है जब व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। जेड आपका यीस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ब्रिवरीज में प्रोसेस में देखा जाता है। एनी ऑफ देम भी गलत है, तो बेसिकली बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plays the important role for creating a suction force which pulls water upwards from the roots of the tree to its leaves? आपको पूछा गया है सक्शन फोर्स, मतलब कि किसी चीज को पंप करने वाला फोर्स यहाँ पे कौन सा है जो कि पानी को नीचे सॉइल से, रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, ए ग्रेविटेशन, मतलब सक्शन फोर्स क्या ग्रेविटेशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो देखो ग्रेविटेशन तो हो नहीं सकता, तो ग्रेविटेशन कोई भी चीज को नीचे की तरफ धकेलता है, ऊपर की तरफ नहीं ले जाता। रेस्पिरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और फिर गिविंग आउट गैस होता है, तो वो यहाँ पे कोई फोर्स की तरह एक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी सप्लाई करता है। Transpiration is the loss of water vapor through aerial parts, which is a suction force which is responsible for this process, that is the upward movement of water from roots to leaves, which is called ascent of sap. और फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा। तो बेसिकली ट्रांसपीरेशन या आप कह सकते हो ट्रांसपीरेशन पुल एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जिसके कारण पानी रूट से लीव्स तक पूरा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, कॉन्टिन्यूस चैनल बन जाता है, जिसको आप असेंट ऑफ सैप भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द सिंगल नेफ्रॉन। आपके पास ये नेफ्रॉन है और इसका इमेज दिया है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अप्रोक्सीमेटली 150 to 180 लीटर्स पर डे। आपको बोला गया है कि जो ग्लोमेरुलस है, ये जो कैपिलरीज हैं, इसके अंदर जो इससे जो फिल्ट्रेट निकल रहा है वो 150 to 180 लीटर्स पर डे निकल रहा है। And the amount of urine, one second, yes, and the amount of, whereas the amount of urine flowing out of all the nephrons is only 1.5 to 1.8 liters per day. आपको बोला गया फिल्ट्रेट निकलता है 150 to 180 लीटर्स पर डे, लेकिन जो यूरिन एक्सक्रीट होता है दैट इज 1.5 to 1.8 लीटर्स पर डे। अब इस पे बेस्ड आपको बताना है इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कुड द वाटर बी गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड, कि पानी का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इन बोमेन्स कप, इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, इन द कलेक्टिंग डक्ट या इन ग्लोमेरुलस। सो लेट मी टेल यू बच्चे, ग्लोमेरुलस में तो ब्लड होता है और ब्लड में यूजफुल नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इससे तो फिल्ट्रेट जाता है। दूसरा आपका है लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। यस, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट जो आपका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट में पानी का रीअब्सॉर्प्शन होता है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिन कलेक्ट होता है, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन वहां नहीं होता, ग्लोमेरुलस में भी नहीं। सो बेसिकली बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि अगर नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट किसी कारण खराब हो जाता है तो वहां पे क्या चीज इफेक्ट होने वाली है, वहां पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा और यूरिन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा उस केस में। तो आप याद रखो कि जो ट्यूबुलर पार्ट है वो वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन वाटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू। बिल्कुल सही है, ट्रांसपीरेशन अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, loss of water vapor, not water, it is water vapor through aerial parts of plant, through aerial parts of plant या through stomata भी कह सकते हो। This is called as transpiration। तो जो water जो lost होता है ना यहाँ पे, that occurs through the pore which is called as stomata। तो जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उससे वाटर लॉस नहीं होता। फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, मतलब फूड जो लीव्स में बनता है उसको पूरे प्लांट में पहुंचाता है। स्टोमेटा से पानी का लॉस मतलब ट्रांसपिरेशन होता है, और रूट हेयर से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको स्टोमेटा याद होगा। इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं जिनके बीच में ये पोर होता है, और ये पोर खुलता और बंद होता है, अकॉर्डिंगली इसमें से वाटर वेपर इवेपोरेट भी होता है, और इसी से गैसियस एक्सचेंज भी होता है प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following characteristics of the spherical mirror is given by the ratio of size of image and the size of the object? A. Aperture, B. Magnification, C. Focal length और D. Radius of curvature. तो यहाँ आपको पूछा गया है कि स्फेरिकल मिरर, आपको पता है ना स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, जैसे कि आप इसको बोलते हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली ये हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बी वुड बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का जिसमें से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ होता है, जैसे ये आपके पास पोल है और ये लेट्स से इसका फोकस है, तो पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है फोकल लेंथ, तो ये भी इनकरेक्ट है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि स्फेरिकल लेंस को अगर आप पूरा बना, स्फेरिकल मिरर को पूरा बना लो तो जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका और पोल का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो PC का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमें पूछा था हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम शोन बिलो अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और उस पर लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। आपको बताना है थ्रू विच पॉइंट विल द रे ट्रैवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर, मतलब यहां से जब रिफ्लेक्शन होगी तो रे कहाँ जाएगी? ऑप्शन है ए सी, बी एफ, सी जेड और डी सी एक्स एंड डी जेड। तो बेसिकली पहले तो मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है कि वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब जो भी रे उस पर फॉल करती है ना वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से स्प्लिट करा देता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये रे इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। बट आप जब इसको प्रोड्यूस करोगे इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो दिस इज वन ऑफ द रूल कि जो रे पैरेलल आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सो दैट मीन्स इट विल पास थ्रू एफ, नॉट फ्रॉम सी, नॉट एक्स, नॉट जेड, इट विल पास थ्रू एफ, दैट इज फोकस। सो प्लीज रिमेंबर, जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज हो जाती है बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रे ऑफ लाइट एंटर्ड मीडियम P फ्रॉम मीडियम Q, मतलब एक लाइट है वो मीडियम P में एंटर हो रही है मीडियम Q से, मतलब लेट्स से ये Q है ये P है, हम ले लेते, तो वो Q से P में आ रही है और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड, वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम P एज कंपेयर टू मीडियम Q? तो मैं आपको याद करा दूं बच्चे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हाई होता है इसका मतलब वो मीडियम उतना ही डेंसर होता है और उसमें स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही स्लो होती है, और ऐसे ही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो रेयरर मीडियम होता है कंपैरेटिवली, और उसमें उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा या हाई, मोर, कुछ भी कह सकते होती है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइट जो पास हो रही है वो मीडियम P के अंदर आ रही है, इसमें आ रही है Q से, और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वो मीडियम रेयरर होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? लो। तो दैट मीन्स जो मीडियम P है उसका मीडियम Q के कंपैरेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है, हायर है, सेम है, या नथिंग कैन बी सेड विदाउट नोइंग व्हाट मीडियम P एंड Q आर। सो बेसिकली यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लो, क्योंकि लो है तभी तो उसमें जो स्पीड है वो ज्यादा है, एंड दैट मीन्स वो क्या है? वो एज कंपेयर टू मीडियम Q इट इज रेयर। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम शोन बिलो अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इनसाइड अ ग्लास स्लैब टू एयर, मतलब एक डायग्राम में ये ग्लास है और ये बाहर एयर है और ये बीम ऑफ लाइट बाहर ट्रैवल कर रही है, देखो एरो भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है। सो विच ऑफ द मार्क पाथ विल द रे ऑफ लाइट टेक्स एज इट इमर्जेस फ्रॉम द ग्लास स्लैब? तो इमर्जेंट रे का पाथ दिया है, लेट्स से अगर मैं इसको O कह दूं तो OP, OQ, OR।
तो हमें बताना है कि उसका पाथ क्या होगा, P होगा, Q होगा, R होगा या none of them as light split into many colors. So let me tell you कि ग्लास से एयर के अंदर आ रही है. ग्लास और एयर को अगर हम कंपेयर करें तो ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयरर मीडियम है. तो ग्लास से जब रेयरर में आएगी ना तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और जिसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो अब आप यहाँ देखो, लेट्स से अगर ये भी नॉर्मल रहे, यहाँ पे भी ये रहने वाली है, ये नॉर्मल के पास है और ये नॉर्मल से काफी दूर है. तो बेसिकली आर हमारा सही पाथ होगा, दैट इज ऑप्शन सी. तो पी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पी पे एक परपेंडिकुलर शो कर रहा है. क्यू में एंगल बहुत कम है, वो नॉर्मल रे से उतना दूर नहीं है और आर ज्यादा दूर है जो कि शो कर रहा है कि उसका स्पीड बढ़ गया है उसमें और एयर रेयर एंड मीडियम है. और स्प्लिटिंग इनटू कलर्स बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि स्प्लिटिंग इनटू कलर्स एक फिनोमिना ही अलग हो जाता है, डिस्पर्जन. और यहाँ पे जो फिनोमिना अभी हम देख रहे हैं इस फिगर में, दिस इज रिफ्रैक्शन. That is change in the path of ray of light when it travels from one media to another, and the medias they differ in the densities. Next question. The image below depicts light being split by a prism into different colors. ये इमेज है जिसमें आप देखो कि लाइट, सनलाइट फॉल कर रही है, ये हमारे पास प्रिज्म है और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन रहा है. ठीक है, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही है. So this was first observed by Isaac Newton. What would this observation help us to understand? इससे हमें क्या पता लगा? A. The cause for sunspots. B. How X-rays are formed. C. The cause for rainbows. D. How the sun produces light. So basically यहाँ पे हमें ऑप्शन C पता लगी कि that is the cause for rainbows, क्योंकि आपको पता है कि जो रेनबो है वो कैसे बनता है कि जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के बाद बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं. दे एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म. तो जब सनलाइट उन पे भी फॉल करती है ना, तो जैसे प्रिज्म उनको 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा है, जो कि इसैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया, उसी तरीके से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स भी जो लाइट को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग होती है और तभी वो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिसको आप क्या बोलते हो, आपका रेनबो, दैट इज विबग्योर. सो बेसिकली सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An object was placed at the center of curvature of a concave lens. Concave lens आपके पास ये होता है और आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा. लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आप किसको कहते हो? ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये एफ होता है और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है बेसिकली. तो इमेज का बनेगी, तो आपको याद होगा जब भी मिरर के केस में ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है और लेंसेज के केस पे जब ऑब्जेक्ट एट 2f होता है तो इमेज भी एट 2f बनती है और जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है. तो यहाँ पे हमें नेचर ही बताना है. वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनती है क्योंकि आपको पता है जो आपकी इमेज है वो इस तरीके से बनती है, जैसे ये रे पास हुई तो ये डाइवर्ज हो गई and it appears to pass through focus. Optical center से one second. आपके पास यहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो ये आपके पास रेज पैरेलल आई डाइवर्ज हो गई, ये आपके पास फोकस है और यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट चली जाएगी. तो बेसिकली वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. क्या बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड. एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सी पे इमेज बनती है वो कॉनकेव मिरर में के केस में बनती है और एट 2f जो बनती है वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनती है. जबकि आपके पास अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर या आपके पास कॉनकेव लेंस हो, उस केस में आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है. क्या बनती है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. तो आपको याद रखना है एट सी पे कब बनती है? जब कॉनकेव मिरर होता है. एट 2f पे कब बनती है? जब कॉन्वेक्स लेंस होता है. बट अगर बात हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की करें तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, बट जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड और विद इन फोकस बनेगी. तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर f 2f दे देते हैं बट इमेज सेम बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sun appears red during sunset because. बिल्कुल सही है कि जब सनसेट होता है मतलब जब सूरज डूबता है
तो सन हमें रेड कलर में दिखाई देता है, बिकॉज ऑप्शन है ए ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर, बी ऑप्शन में दिया है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ डिक्रीजेस इन द इवनिंग, सी दिया है मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नियर द हॉरिजॉन, और डी दिया है लाइट इज स्कैटर्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट इन द इवनिंग ड्यू टू द स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो लेट मी टेल यू कि जो सन है वो हमें रेड क्यों दिखता है ड्यूरिंग सनसेट, इट इज वेरी क्लोजर टू द हॉरिजॉन एंड इट हैज टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस, एंड इन डूइंग सो उसकी जो व्हाइट लाइट होती है उसके सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, बट जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है और हमें सन रेड दिखता है। सो बेसिकली इट इज ड्यू टू द सी ऑप्शन, that is most of the blue light that is scattered away by the atmospheric particles near the horizon, and the red light reaches our eye and it appears to be red in color. So now option A होगा, ना B होगा, ना D होगा, C would be the right answer. Next question. The path of light rays passing through a glass prism is best represented by, आपके पास प्रिज्म दिया हुआ है और आपको बताना है कि कहाँ पे डिस्पर्जन बिल्कुल सही दी गई है। अब ऑप्शन है ए ओनली पी, बी ऑप्शन है ओनली आर, सी ऑप्शन है इधर क्यू और एस, और डी है इधर पी और आर। तो आपको पता है कि जब भी प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट पास करती है तो यहाँ पे वो जो स्प्लिट होती है उसके अंदर बेस से आप स्टार्ट करके विब्ग्योर लिखते हो, मतलब वॉयलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो वॉयलेट नीचे है, रेड ऊपर है, बेंडिंग भी हो रही है, बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे व्हाइट लाइट और वॉयलेट, व्हाइट लाइट तो स्प्लिट हो जाती है, वो थोड़ी ना रहती है, ये भी व्हाइट गलत, और यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है आपको, क्योंकि बेस से आप वॉयलेट लेते हो, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ओनली एंड ओनली पी रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have a equation where WSNO2 plus XH2 forming YSN plus ZH2, मतलब एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें जो W है, X है, Y है और Z है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? दे आर मोल्स। For which of the following values of W, X, Y, Z will the equation above be balanced? हम बेसिकली आपको बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे, तो पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, आंसर खुद ब खुद हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे SN है एक आपके पास, मैं लिख के बताती हूँ आपको बैलेंसिंग करना ताकि आपको इजी रहे। अब यहाँ आपके पास SN एक है, SN एक है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है या 1 है तो 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ है 4, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ये भी बैलेंस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे W क्या है आपका इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, और X आपका क्या इक्वल टू 2, और Y आपके पास है अगेन इस SN के पास भी 1 मोल ही है, और Z आपके पास है 2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 1 2 है। सो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए आपको बैलेंस करना है और करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड विद pH 5.1 इज गिवन। एक सॉल्यूशन है एसिड का जिसका pH दिया गया है 5.1। Which of the following can be done to increase the pH? आप उसका pH बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एसिड है, एसिड का pH बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन से उसका pH बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है add distilled water to it, add a solution of different acid with pH 5.8, add a few drops of base with an unknown pH। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों ही चीजें कर सकते हो, क्योंकि पानी डालने से भी pH बढ़ेगा क्योंकि वो कम एसिडिक होगा, और कम एसिडिक मतलब उसका pH और बढ़ेगा। एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड विद pH 5.8, एक और 5.8 का डाल रहे हो आप यहाँ पे एसिड उसके अंदर, तो इसमें 5.8 एक वीक एसिड है, तो जब आप इसमें डालोगे तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, तो ये चीज हम नहीं करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस विद अननोन pH, हाँ बेस जो है उनका pH 7 से ज्यादा होता है, तो वो चीज आप डाल सकते हो, वो भी एसिड का pH बढ़ाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है दैट इज द एनी ऑफ दिस थिंग 1 2 एंड 3, कुछ भी कर सकते हो आप। डिस्टिल वाटर डालने से भी, क्योंकि डिस्टिल वाटर का pH है 7, तो इससे भी उस एसिड का स्ट्रेंथ कम होगा। pH 5.8 एक वीक एसिड है, उसको डालने से भी, और बेस अननोन pH को डालने से भी उसका जो pH है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली 1 2 3 डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Next question. Anand took 4 colorless solution P, Q, R and S. आनंद ने 4 सॉल्यूशन लिए P, Q, R और S and perform the following test. What is the definite conclusion that Anand can reach? तो बेसिकली इन सॉल्यूशंस को मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्लिन, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस मतलब इसको इंडिकेटर्स के साथ ट्रीट किया गया है. एंड आई होप आपको पता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं. Indicators are basically the chemicals which bring about change in their color or smell when they are treated with acid or base. और न्यूट्रल के साथ वो कुछ इफेक्ट नहीं दिखाते. तो हमने देखा कि P ने मिथाइल ऑरेंज के साथ कोई कलर चेंज नहीं किया, फिनोफ्लिन के साथ भी नहीं किया, रेड लिटमस के साथ भी नहीं किया और ब्लू लिटमस के साथ. इसका मतलब जो सॉल्यूशन P है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, बेसिकली वो न्यूट्रल है. ओके, क्यू ने रेड किया, यहाँ पे नो चेंज और यहाँ भी रेड किया. सो दैट मीन्स ये इसका भी नेचर है, ये न्यूट्रल तो नहीं है. आर के साथ नो चेंज अगेन दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल. नो चेंज देन टर्न्स पिंक. पिंक के साथ फिनोफ्लिन आपको पता है चीज क्या होती है, बेसिक. तो दिस इज बेसिक. सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या पी और एस सॉल्ट है. पी और एस सॉल्ट नहीं, एस तो बेस है. पी अब सॉल्ट नहीं, मतलब एस नहीं हो सकता. क्यू एंड एस आर बेसिक. क्यू एंड एस आर बेसिक. अगर ये बेसिक होता तो क्यू बेसिक होता तो उसका भी रेड लिटमस के साथ कलर ब्लू होता, तो ये भी गलत है. क्यू एंड आर सॉल्ट सोल्यूशन नहीं, क्यू एंड आर नहीं है सॉल्ट सोल्यूशन. पी एंड आर न्यूट्रल विच इज करेक्ट. आपने देखा भी है कि इंडिकेटर्स के साथ ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहे, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि पी और आर दोनों न्यूट्रल सॉल्यूशंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम एक्टिविटीज कॉज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया टू बिकम एसिडिक. कुछ एक्टिविटीज मतलब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज सॉइल और पानी के जो रिसोर्सेज है उनका रिसोर्सेज है उस एरिया में उनको एसिडिक बना रही है. मीन्स कुछ ऐसी चीजें डाली जा रही है सॉइल और पानी में जिससे उसका पीएच चेंज हो रहा है और वो एसिडिक बन रही है. वंस दीज एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड, हमने उसको बंद कर दिया, लैंड हैज टू बी ट्रीटेड टू एनेबल प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन. बिल्कुल सही है कि प्लांट्स एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो उनको किस चीज के साथ ट्रीट किया गया, किसी चीज के साथ, ताकि उनका एसिडिटी खत्म हो जाए और प्लांट्स दोबारा ग्रो कर पाए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द लैंड टू डिक्रीज द एसिडिटी परमानेंटली एंड अलाउ प्लांट्स टू ग्रो. ऐसी क्या चीज डालें. Water which is neutral, no, it won't help. Calcium oxide which is basic, yes, this can be added because anything which is basic, it will react with acid and it will neutralize its effect. It will cause the neutralization reaction. Yes, it could be added. Sodium chloride which is neutral, no. Dilute hydrochloric acid, no. Acid will make it more acidic. So basically we would prefer adding the base, that is B part. So there will be a neutralization reaction and the excess acidity will just get lost. Next question. Shown below is the container that is used in the transportation of goods over long distances. ये कंटेनर है, इसमें चीजें डालकर बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस तक भेजी जाती है और आपको पता भी है ये. These containers are made up of steel. इनको स्टील से बनाया जाता है. So which property of steel is mainly used to make these containers? A. Ductility, malleability, its metallic luster or its electrical conductivity. तो ये बेसिकली ये जो कंटेनर बना है ये शीट्स से बना हुआ है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी, बी, दैट इज मेलेबिलिटी. क्योंकि अगर वायर्स की बात होती है तो डक्टिलिटी आप करते हैं, अगर शाइन की बात होती है तो मेटालिक लस्टर कहते हैं, और अगर कोई कंडक्टिविटी हीट या फिर करंट कंडक्टिविटी की बात होती है तब हम डी ऑप्शन करते हैं. बट यहाँ पे शीट्स से कंटेनर बन रहा है और ये जो शीट्स होती है इन पे कोरोजन फ्री होती है, कोरोजन भी नहीं होती है बिकॉज स्टील जो है वो एक अलॉय है आयरन का एंड इट इज रेजिस्टेंस नहीं होती है मतलब इसमें. सो बेसिकली बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मेलेबिलिटी. दैट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग मेटल इनटू थिन शीट्स दैट हैज बीन यूज्ड हियर और इसीलिए स्टील से वो कंटेनर्स बने गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायल हैज टू अरेंज the following in decreasing order of hydroxide ion concentration: wine with pH 4, milk of magnesia with pH 10.5, blood with pH 7.5. 4. Which of the following arrangement is correct? A. Wine, milk of magnesia, then blood, milk of magnesia, wine, milk of magnesia, blood, wine, or wine, blood, milk of magnesia.
तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, वाइन दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया है और ब्लड दिया गया है, और इनके पीएच वैल्यूज़ भी आपको दिए गए हैं। और हमें क्या बताना है, हमें इनको डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं आपको याद करा दूं कि जिसका पीएच ज़्यादा होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो रहता है, क्योंकि हमारे पास पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता लगाना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम किसके अंदर है। तो कम किसके अंदर होगा हाइड्रोजन आयन, जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, और इन तीनों में से पीएच सबसे ज्यादा किसका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर हमारा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो सबसे कम होगा, और उसके बाद कम होगा ब्लड में, और उसके बाद कम होगा वाइन में, या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा वाइन में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आपके पास है वाइन, मतलब वाइन के अंदर सबसे ज्यादा है। फिर आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गलत है, क्योंकि वाइन के बाद ब्लड में ज्यादा है। तो ऐसे बी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ दिया है कि ब्लड में सबसे ज्यादा है, बट ब्लड में सबसे ज्यादा नहीं है, उसमें इन तीनों के कंपैरेटिवली मॉडरेट है। सी पार्ट में दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सबसे ज्यादा है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 है, सबसे ज्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे लो है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, मतलब ज्यादा से कम तक। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन वाइन के अंदर है, उससे कम किसमें, ब्लड में, और उससे कम किसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, क्योंकि इसका पीएच है 10.5 और इसका पीएच है 7.4 और इसका पीएच है 4। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। तो याद रखिए, अगर किसी का पीएच का वैल्यू ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, और अगर किसी के पीएच का वैल्यू लो है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of zinc, a reactive metal, was dropped into a test tube containing a substance. आपको दिया गया है कि जिंक को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई पहले से ही कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट था। अ जिंक सॉल्ट वाज फॉर्म्ड, तो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर जब कोई सब्सटेंस था उसमें जिंक डाला गया, तो जिंक सॉल्ट हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिली। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब जिसमें डाला था, इस फिलअप को हम किस चीज से फिल करेंगे, मतलब वो सब्सटेंस जो टेस्ट ट्यूब में था वो कौन सा था। पी क्या वो वाटर था, क्यू क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, आर क्या वो जिंक सॉल्ट था। तो मैं आपको तीनों के साथ ही रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि किस केस में जिंक सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे जिंक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिंक पानी के साथ रिएक्ट करता है लेकिन स्टीम के फॉर्म में करता है, तो ये रिएक्शन तो होता ही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देख लेते हैं। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सो दिस कुड बी द ऑप्शन। और तीसरा दिया है जिंक सॉल्ट। जिंक सॉल्ट मतलब कुछ भी जिंक का सॉल्ट, लेट्स से अगर मैं कुछ ये सोडियम जिंकेट ले लेती हूँ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन क्यू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ओनली पी, ओनली क्यू, ओनली आर, इधर पी और आर, तो मतलब बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा जिंक सॉल्ट, कौन सा, जिंक क्लोराइड, और साथ में इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स P, Q, R and S and their salt solutions in water. अब यहाँ पे आपको 4 मेटल्स दिए गए हैं, P, Q, R, S, और इनके सॉल्ट सॉल्यूशंस पानी के अंदर। तो हमें कुछ डेटा दिया गया है कि जब मेटल P सॉल्ट सॉल्यूशन को हमने Q के साथ रिएक्ट किया, तो Q सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया, मतलब Q ने P को रिप्लेस कर दिया, तभी ये रिएक्शन हुआ। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता लगता है कि Q इज मोर रिएक्टिव देन P। अगला देखते हैं, Q सॉल्ट सॉल्यूशन ने R के साथ रिएक्ट किया, R सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया, और Q मतलब R ने Q को डिस्प्लेस कर दिया। सो बाय दिस वी कम टू नो दैट R इज मोर रिएक्टिव देन Q। थर्ड पार्ट में मेटल S सॉल्ट सॉल्यूशन था, Q को रिएक्ट किया, Q सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया और S डिस्प्लेस हो गया, मतलब Q ज्यादा रिएक्टिव था S से,
क्योंकि Q ने S को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब है P सॉल्ट सॉल्यूशन को S के साथ किया और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब S ज्यादा रिएक्टिव था, सॉरी P ज्यादा रिएक्टिव था S से। सो विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, हमें बताना है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, P है, Q है, R या S। तो अब यहाँ मैं आपको देखूं, अगर हम P को देखें तो P S से ज्यादा रिएक्टिव है, तो S सबसे कम रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है P, बट P को भी Q ने डिस्प्लेस कर दिया और Q को भी डिस्प्लेस कर दिया R ने। तो दैट मीन्स इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन C हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि R ने Q को भी रिप्लेस कर दिया, इसलिए R यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, लेट्स सी द अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीजन असर्शन। असर्शन दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड टैबलेट्स। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है वो एंटी एसिड मेडिसिन होती हैं जो कि एसिडिटी कम करती है, उनका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है। ओके, रीजन दिया है कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, तो मैं दोनों को ही आपको समझा देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट जो है उसका नेचर पहले देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बनता है जब NaOH और H2CO3 आपस में रिएक्ट करता है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। सो दैट मीन्स इसका नेचर क्या होगा, इट विल बी बेसिक। अब बेसिक है तो एंटी एसिड मेडिसिन होती ही क्या है, जो कि एसिडिटी को कम करती है, एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करके। तो बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट एज एन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड टैबलेट्स में यूज हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट। रीजन, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, ये भी सही है। सो बेसिकली असर्शन एंड रीजन यहाँ पे दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अडल्ट्स हैव अ डिफेक्टिव हार्ट सिंस बर्थ। कुछ लोग होते हैं जिनका हार्ट बर्थ से ही डिफेक्टिव होता है। दे आर बोर्न विद अ होल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम। उनके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, दे हैव अ होल। सो एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका दिस इज नॉट बिटवीन वेंट्रिकल, द होल इज बिटवीन द एट्रियल सेप्टम, दैट इज द एट्रियम, इंटर-ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर-एट्रियल सेप्टम, यहाँ होल होता है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली अगर यहाँ होल है तो लेफ्ट साइड प्योर ब्लड के साथ डील करती है और राइट साइड इम्प्योर ब्लड के साथ, तो हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है क्या होता ही है कि ब्लड मिक्स हो जाता है। सो द डिफेक्ट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नाउ ड्यू टू द होल बिटवीन द एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से मिक्स हो सकता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड के साथ, और इस डिजीज का सिम्टम होता है कि जो इंसान है जिसको होता है वो टायर्ड बहुत जल्दी हो जाता है। So which of the following is likely to happen in a people with ASD, that is atrial septal defect, in the single cycle of blood flow? तो अब एक सिंगल साइकिल में क्या चीज देखने को मिल सकती है? ऑप्शन ए, द किडनीज विल फिल्टर आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, द ब्लड विल टेक अप मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, द मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन, द लंग्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट मी टेल यू, एक साइकिल के अंदर पूछा है तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मसल्स में लेस ऑक्सीजन जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। लंग्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो रही है। सो बेसिकली जो ब्लड है वो ज्यादा फ्लो करेगा लंग्स के अंदर फॉर प्योरिफिकेशन, और इसीलिए वो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट भी करेगा लंग्स से। सो बी वुड बी द राइट आंसर, कि ब्लड भी ज्यादा फ्लो करेगा प्योरिफिकेशन के लिए, एंड इट विल टेक अप मोर ऑक्सीजन एज वेल। Next question. A person can choke when a piece of food becomes lodged in the windpipe. अगर आप कभी खाना खाते हो और कोई चीज आपके थ्रोट में अटक जाती है, विंडपाइप में अटक जाती है, तो आपका थ्रोट चोक हो जाता है ना, हम सांस भी नहीं ले पाते। ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर। A first aid procedure to remove the blockage is the Heimlich maneuver described below. तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज इट? इसमें कहा जाता है कि पहले पर्सन को जिसका थ्रोट चोक हुआ है उसको फॉरवर्ड स्लाइटली बेंड करते हैं और आप दूसरा बंदा उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो अपनी एक फिस्ट को इस तरीके से दूसरे हैंड पे बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इन आर्म्स को पर्सन के अराउंड इस तरीके से ग्रास्प कर लेता है और फिर
स्टमक के पास, सेंटर ऑफ रिब्स के पास, या बीच में, और फिर एक क्विक धक्का देता है जिससे इनवर्ड और अपवर्ड की तरह से, और इससे चोकिंग खत्म हो सकती है. सो बाय परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर द पीस ऑफ फूड इज पुश्ड आउट, फूड बाहर निकल जाता है जो विंड पाइप में फंसा रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज दिस टू हैपन? तो ऐसा क्यों होता होगा? ए, क्या इससे एक्सपेंशन होता है चेस्ट का? बी, एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स, क्या एयर लंग्स से बाहर आ जाती है? द फूड प्रेस्ड आउट ऑफ द स्टमक, फूड स्टमक से बाहर आ जाता है? या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, या फूड पाइप के जो वॉल है उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है? सो आउट ऑफ दिस 4 आई थिंक यू नो द राइट आंसर, क्योंकि जब हम इस तरीके से पुश करेंगे तो क्या होगा, एयर जो है वो लंग से प्रेस आउट होगी बाहर की तरफ, और सेम पैसेज पे जब बाहर जाएगी तो जो फूड ब्लॉक्ड है वो भी उसके साथ बाहर आ जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द एयर इज प्रेस्ड आउट बैक फ्रॉम द लंग्स सो दैट इट फॉलो द सेम रेस्पिरेटरी सेम पैसेज, और वो जो फूड है वो भी बाहर आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below is the diagrammatic representation of a process taking place in a human body. Human body के अंदर कहीं पे ये प्रोसेस हो रहा है, और ये प्रोसेस अब देखो क्या है कि ये ब्लड है, ये उसमें ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी से ऑक्सीजन निकल रहा है और CO2 एंटर हो रहा है. सो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि आरबीसी में ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में होता है ना, मतलब कहीं भी बॉडी पार्ट्स में चले जाओ तो ऑक्सीजन इज गिवन इनटू इट, और उनसे CO2 वापस आरबीसी के अंदर आ जाती है, ब्लड के अंदर. सो यहाँ पे पूछा गया है इन विच ऑफ दीज रीजन्स ऑर्गन्स कुड इट बी अकरिंग, ये कहाँ पे हो सकता है? लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में? ऑप्शन दिया है कि सिर्फ वन, मतलब लंग्स में, सिर्फ हार्ट में, हार्ट और लंग्स में, या तीनों में हो सकता है. सो लेट मी टेल यू, ये सब ऑर्गन्स हैं और सारे ऑर्गन्स सेल्स से बने हैं, और सब सेल्स को सेल्स के पास प्योर ब्लड पहुंचता है ताकि वो उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर पाए, और ये इनके सारे सेल्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वापस ब्लड के अंदर डालते हैं. सो दैट मीन्स आउट ऑफ दिस डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इट इज हैपनिंग इन ऑल 1, 2 and 3, that is lungs, heart and brain. Next question. The diagram below shows a leaf that was covered by a piece of black paper for a period of 3 days. यहाँ पे एक लीफ है, उस लीफ को ब्लैक पेपर से इस तरीके से कवर कर दिया गया है 3 दिन के लिए. आफ्टर 3 days ऑफ पेपर वॉज रिमूव्ड, इस पेपर को हटाया गया 3 दिन के बाद. ऑन टेस्टिंग इट वॉज फाउंड कि ये जो एरिया ब्लैक पेपर के अंडर था उसमें कुछ स्टार्च नहीं था, और लेकिन जो बाकी एरिया था उसमें स्टार्च था. सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू टेस्ट? इफ द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, if the light is required for plants to make food, if plants can respire in the absence of light, or if plants can survive even in the absence of light. तो इन चारों में से ये जो एक्टिविटी की गई है इसमें स्टार्च का टेस्ट भी किया गया है. तो ये इसलिए की गई है क्योंकि फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स का जो प्रोसीजर है ग्रीन प्लांट्स का अपना खाना खुद बनाने के लिए, उसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रही है, वाटर भी उसको रूट से हम दे रहे हैं सॉइल के थ्रू, लेकिन सनलाइट जहाँ पे ब्लैक पेपर है वहां पे नहीं फॉल कर पा रही. तो बेसिकली इट इज अ एक्टिविटी टू शो दैट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक फूड. तभी यहाँ पे खाना बना भी नहीं, और इसीलिए जो स्टार्च का टेस्ट है वो भी नेगेटिव आया. बट अगर रेस्ट ऑफ द प्लांट की बात करें, यहाँ पे लाइट फॉल भी हो रही थी, ये लाइट का कैप्चर करने वाला पिगमेंट एक्टिव भी था, और यहाँ पे खाना भी बन रहा था, और स्टार्च का टेस्ट भी पॉजिटिव था. So that means B would be the right answer in this case. Next question. Which of these flow charts correctly shows the circulation of blood in human body? अब आपको पता है हमारी बॉडी में फ्लो ऑफ ब्लड या ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ. लंग से प्योर ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से प्योर ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, चाहे वो बॉडी पार्ट्स अपर है चाहे लोअर है, वो हार्ट से जाता है. उसके बाद बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, और हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स के अंदर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन. तो यहाँ पे आपको 4 चीजें दी गई है, अपर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स, हार्ट और लंग्स. तो सबसे पहली चीज, लंग्स से हार्ट के अंदर प्योर ब्लड आता है, इसको देखते हैं, प्योर ब्लड आया, ठीक है, और हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में गया. ये करेक्ट दिख रहा है, ये वाली चीज लंग्स के साथ इसका फ्लो. अब दिया है हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स में आया, और इधर से भी हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स में आया नहीं.
ये गलत है क्योंकि एक साइड से आता है और एक साइड से इम्प्योर जाता भी तो है, तो ये चीज आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, गलत है। बी पार्ट में देखते हैं, लंग्स से हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में गया, ठीक है। उसके बाद लंग्स से बॉडी पार्ट्स में आया ब्लड, नहीं, लंग्स से नहीं, हमेशा जो फ्लो रहता है वो हार्ट से रहता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सी पार्ट, लंग्स से हार्ट में आया और हार्ट से लंग्स में गया, ये करेक्ट है। हार्ट से अपर पार्ट में गया और अपर पार्ट से हार्ट में आया, करेक्ट है। हार्ट से लोअर बॉडी पार्ट्स में गया और लोअर बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, डी को देख लेते हैं। लंग्स से हार्ट में गया और हार्ट से लंग्स में आया, करेक्ट है। लंग्स से अपर बॉडी पार्ट्स, नहीं, ये गलत है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा करेक्ट फ्लो कौन सा है, सी, क्योंकि हार्ट से ही ब्लड अपर या लोअर बॉडी पार्ट में जाता है और उन पार्ट से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, और ऐसे ही हार्ट से प्योर ब्लड लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट के अंदर फिल भी होता है। सो बेसिकली सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शन। असर्शन दिया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच मोर फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ब्रीदिंग का रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पे, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। रीजन दिया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। बिल्कुल सही है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है, और उसका कारण भी सही है क्योंकि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम रहता है, उसका अमाउंट एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट के असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी उसका करेक्ट है, और उसको वो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। सन से जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, सन से जब एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस विल कॉज एन अपेरेंट इमेज ऑफ द सन टू अपीयर इन द स्काई। इस वजह से जो सन का इमेज है वो अपेरेंट मतलब अपीयर टू हमें दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। द इमेज बिलो शोज हाउ लाइट गेट्स बेंट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या दिखाया गया है कि सन से जब लाइट अर्थ पे फॉल करी तो वो इस तरीके से उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुई और फिर हमें अपेरेंट इमेज सन की दिखी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्ट ऑफ दिस। क्या स्काई ब्लू दिखेगा कलर में? नहीं, स्काई ब्लू तब दिखता है, कोई भी चीज तब दिखती है वहां पे फिनोमिना जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्कैटरिंग, वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता। इट इज मच कूलर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग, अगेन नॉट दिस। At sunrise, the sun is seen in the sky even though it is still below the horizon. Yes, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बहुत बेंड हो जाएगी और हमें उसकी अपेरेंट इमेज मिलेगी। सो सन इज सीन बिफोर 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, जो कि 2 मिनट्स पहले ही हमें दिखेगा, और सनसेट होने के टाइम भी वो 2 मिनट पहले ही छुप भी जाता है। सो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और लेंथ भी यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट वॉज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एंट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इमेज ऑफ एंट ऑब्जर्व थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है एंट, और हमें पता है कि ये जो लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसे बनाएगा, पैरेलल आएगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, इनको हम बिहाइंड द फ्रंट ऑफ द लेंस पे मीट करवाएंगे और ये हमारे पास इस तरीके से इमेज आ जाएगी। दैट इज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, फ्रंट ऑफ द लेंस एंड इनलार्ज्ड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी इमेज सही है एंट की। अब यहाँ तो एक ये जो एंट है वो ब्लड भी दिख रही है ना, थोड़ी सी बिगर दिख रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड दिख रही है, ये भी गलत है, यहाँ भी इन्वर्टेड और बिगर दिख रही है। सो बेसिकली सी सही आंसर है क्योंकि सीधा भी दिख रही है, वर्चुअल और इरेक्ट भी दिख रही है, और साथ में इनलार्ज्ड भी हमें दिख रही है। सो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हंटर सीज अ फिश which is swimming in clear water as shown in the figure. He is a hunter and he could see the fish swimming in the water. Okay, so to hit the fish, he should take aim adjusting for the fish motion. उसको हिट करने के लिए एक तो उसको फिश के मोशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड साथ में कौन सी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ए
एग्जैक्टली एट द डेप्थ वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, एग्जैक्टली जहां पे फिश दिख रही है उस डेप्थ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. बी, अ लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, उसके नीचे देखना पड़ेगा जहां पे फिश दिख रही है उसके नीचे. अ लिटिल अबव वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, जहां फिश दिख रही है उससे थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा. एट द फिश आई एग्जैक्टली वेयर इट अपीयर्स टू बी, या बिल्कुल सीधा फिश जहां पे है वहीं देखना पड़ेगा. तो आपको पता है पानी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो एक्चुअल डेप्थ पे हमें नहीं दिखती है, वो ऊपर की तरफ हमें लिफ्टेड दिखती है. मतलब वो होती नीचे है बट इट अपीयर्स टू बी रेज्ड. तो बेसिकली उसको जो हंटर है उसको फोकस करना पड़ेगा बिलो द फिश, जहां पे फिश हमें दिख रही है उसके थोड़ा नीचे, क्योंकि एक्चुअल वो उससे नीचे ही होगी. सो दैट मीन्स बी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shown below is a photograph of the convex lens. This is the convex lens. Okay. A small bright spot is seen in the paper when the lens is kept out facing the sun. Sun के towards हमने रखा तो एक ब्राइट स्पॉट पेपर पे दिखा. तो इनमें से कौन सा रे डायग्राम है जो कि वो ब्राइट स्पॉट को एक्सप्लेन कर रहा है? ओनली पी, दिस इज ओनली क्यू, दैट मीन्स दिस वन, ओनली आर, दिस वन, और बोथ पी एंड क्यू. सो आउट ऑफ दिस बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे वो दे रहा है कि वो रेज को कन्वर्ज कर रहा है, और वो बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है. वो सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे मतलब फोकस पे कन्वर्ज कर देगा. यहाँ पे वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस है. और यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ शो कर रहा है. सो बेसिकली आउट ऑफ दिस थ्री क्या होगा? इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज फॉलिंग एट अ पॉइंट. सो दैट मीन्स पी हमारा राइट आंसर होगा. दैट इज विल गो विद ऑप्शन ए बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट passes from solid medium 1 into solid medium 2. एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है 1 से 2 में. ओके. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है. So which figure correctly shows the path of the ray of light in the two mediums? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अगर किसी का सेम होता है इसका मतलब उन मीडियम्स की डेंसिटीज बिल्कुल सेम है. डेंसिटीज क्या है? सेम है. अब डेंसिटीज अगर सेम है तो उनका स्पीड भी दोनों में क्या रहेगा? सेम. और नॉर्मली लाइट की बेंडिंग तब होती है जब लाइट ऐसे मीडियम में ट्रैवल करती है जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, रेयर से डेंसर या आपको डेंसर से रेयर. और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, तभी स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए लाइट बेंड हो जाती है. अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है मतलब डेंसिटी सेम है, स्पीड भी सेम होगी, तो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अब यहाँ पे ये बेंड हो रही है. बेंड होने का मतलब है कि यहाँ पे मीडियम टू डेंसर दिखाया जा रहा है और ये रेयर है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो दोनों मीडियम का डेंसिटी सेम है. यहाँ पे भी वो बेंड हो रही है तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर इट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन पाथ और वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करती है जब मीडियम का डेंसिटी सेम रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव असर्शन रीजन. असर्शन. स्टार्स वुड नॉट ट्विंकल इफ वी व्यूड देम फ्रॉम द मून. अगर आप मून से देखो तो स्टार्स ट्विंकल करते नहीं दिखेंगे. रीजन. स्टार अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है. आपको पता है मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है और जो स्टार्स ट्विंकल करते दिखते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखते हैं. अब जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगी? डेंसिटीज लेयर्स की डेंसिटी में डिफरेंस कहाँ से होगा जब लेयर्स ही नहीं है? सो देयर वोंट बी एनी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसलिए स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे. तो असर्शन बिल्कुल सही है. रीजन. स्टार ट्विंकल तब करते हैं जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि मून के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए वो ट्विंकल करते नहीं दिखेंगे. सो वील गो विद बी पार्ट के मतलब असर्शन भी सही है कि वो ट्विंकल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये रीजन रहेगा इस असर्शन का, बट असर्शन ट्रू है. रीजन भी सही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, रेज कॉन्टिन्यूसली बेंड होती है, ऑब्जर्वर को स्ट्रेट लाइन पाथ दिखता है, तो कभी जब वो इनसाइड होता है तो वो ब्राइट दिखता है और जब आउट ऑफ साइड होता है तो वो डिम दिखता है, तो वो हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है. So basically we'll go with B part, that is assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation for the A part. So the next question is, Rajan takes the following two photographs of the text in a book.
फर्स्ट वाइल कीपिंग अ सर्कुलर पीस ऑफ ग्लास ऑन द बुक रखकर, और दूसरा ग्लास को थोड़े से डिस्टेंस पे होल्ड करके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पीस ऑफ द ग्लास. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट में से इस पीस ऑफ ग्लास के लिए सही है. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज द टेक्स्ट इज नॉट इन्वर्टेड. ओके. इट इज अ कॉन्केव लेंस एज द टेक्स्ट इज डिमिनिश्ड इन साइज. It is a plain glass disc as there is no difference in the text. It cannot be predicted based on the given information. So let me tell you, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको विद इन फोकस होल्ड किया, और विद इन फोकस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में होल्ड करते हैं वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज देता है, जबकि यहाँ पे टेक्स्ट हमें सेम दिख रहा है. कॉन्केव लेंस पे जब हम विद इन फोकस करते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, तो टेक्स्ट हमें डिमिनिश्ड नहीं दिख रहा है, सेम तरह का दिख रहा है. सो अगेन बी इज नॉट करेक्ट. इट इज अ प्लेन ग्लास, क्योंकि वहां पे हमें कुछ भी डिफरेंस टेक्स्ट के अंदर नहीं दिख रहा है, और प्लेन ग्लास जो होता है वो वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज ही बनाता है. इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट. सो सी वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज इट इज अ प्लेन ग्लास डिस्क एज देयर इज नो डिफरेंस इन द टेक्स्ट. वर्चुअल इरेक्ट है, आपको वर्चुअल इरेक्ट ही दिख रहा है. सो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, वर्चुअल इरेक्ट यहाँ ना लिखते हुए आप ये कह सकते हो कि वो बिल्कुल सेम तरह का आपको इमेज दे रहा है. सो इट इज जस्ट प्लेन ग्लास, क्योंकि सिर्फ आप लाइट उसमें से पास हो रही है और आप उसको देख पा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेज. बीम ऑफ लाइट जिसपे 3 रेज है पी क्यू आर, वो ट्रैवल हो रही है एयर से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक में. सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक. ओके, एंड दिस इज एयर. So which of the following statement is true for them? अब आपने देखा कि जब ये रे ट्रैवल हो रही है, 3 रे हैं, तीनों सेम पाथ फॉलो कर रही हैं, एंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो ये आपके पास P और Q आ गई है और ये R आ गई है. ठीक है. सो इट इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट ब्लॉक. तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P का ज्यादा है देन दैट ऑफ Q. अब क्योंकि देखो रे सेम आ रही है, सेम रे आ रही है और सेम मटेरियल के अंदर ये एंटर हो रही है, बट आप देखो कि इसमें वो रे अलग अलग तरह से पास हो रही है. अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक का तो एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बट क्योंकि यहाँ पे रेज अलग अलग पाथ फॉलो कर रही है, तो दैट मीन्स उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है या उसकी स्पीड की जो वैल्यू है वो क्या है, इनके अंदर डिफरेंट है. और आपको ये भी पता है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हाई होता है, उसकी स्पीड स्लो होती है, एंड इट बेंड्स मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल. जैसे कि आर ज्यादा पास है नॉर्मल के, तो इसका मतलब आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी और क्यू, क्योंकि वो दूर है उससे. उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और उनकी स्पीड एज कंपेयर टू आर थोड़ी फास्टर है. अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P और इज ग्रेटर देन Q. नहीं, P और Q तो दोनों एक ही पाथ फॉलो कर रही है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P का ग्रेटर होता तो वो क्लोजर होता नॉर्मल के, तो ऐसा भी नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q. यस, इट इज ग्रेटर, तभी उसका स्पीड स्लो एंड इट इज मोर क्लोजर टू दी दिस थिंग नॉर्मल रे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर PQR इज द सेम. नो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता तो ये आपस में कोइंसाइड करते, एक दूसरे के ऊपर होते रेज, ना कि PQ अलग और R अलग होती. इसमें सिर्फ P और Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. सो C वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपको कुछ ऑप्शंस दिए, आपको पूछा गया है कि इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है. मिक्सिंग सी वाटर एंड ब्लीच. सी वाटर की अगर मैं बात करूं आपको, तो सी वाटर इज स्लाइटली बेसिक और ब्लीच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर. तो ये ऑप्शन तो गलत है. मिक्सिंग लेमन जूस विद सोप. लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, इट इज एन एसिड बेसिकली, and soap is a base. Yes, it can be it is a neutralization reaction. Mixing milk with black tea. Milk contains lactic acid, so basically it is acidic. Black tea contains tannic acid, again it is acidic, and two acids cannot react to give a neutralization reaction. Mixing cola with distilled water. Cola is basically carbon dioxide in water, so it is slightly acidic, and distilled water is neutral. And the reaction between acid and neutral cannot be neutralization. So I think the answer is clear to you. It is option B. That is when you're mixing
the lemon juice with soap, it will give rise to salt and water and will show neutralization reaction. Next question. Which of these is a valid conclusion that can be drawn from the table? Okay. We have many food items are quite acidic in nature. We have कि बहुत से food items जो होते हैं वो acidic होते हैं nature में. B. Our stomach contains a liquid which is a weak acid. हमारे stomach में एक liquid है जो कि एक weak acid है. Sea water is neither acidic nor basic or it is neutral. Acid rain in spite of its name is basic in nature. अब यहाँ पे टेबल आपके पास मिसिंग है बट इस क्वेश्चन को हम टेबल से देखे बिना भी कर सकते हैं. बहुत से फूड आइटम्स एसिडिक होती हैं, बिल्कुल सही है. बहुत से फूड आइटम्स एसिडिक होते हैं जैसे मिल्क होता है आपका, टोमेटो होता है, एप्पल होता है, आपकी टी होती है. दे ऑल आर एसिडिक. सो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर एसिडिक. दिस इज ट्रू. स्टमक में एक लिक्विड है जो कि वीक एसिड है. नहीं, स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीट होता है वो HCl होता है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट वीक. Sea water is neither acidic nor basic, it is neutral. No. Sea water is slightly basic in nature. Acid rain in spite of its name is basic. No. How come acid rain be named as basic, any basic cheese can be named as acid? No. Acid rain is acidic only because it contains acidic air which forms H2SO4 and HNO3. You know कि pollutants होते हैं sulfur dioxide, nitrogen dioxide. When they come in contact with water, they form acid rain. Right. So basically, A would be the right answer कि बहुत से food items acidic होते हैं, which is true. Next question. Amit has black coffee with milk. Amit पीता है black coffee milk के साथ. Okay. Which of the following is most likely to be true about the pH of the mixture? pH क्या रहेगा? तो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसके अंदर भी एसिड होता है और मिल्क के अंदर भी एसिड होता है. सो जो मिक्सचर रहेगा इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द ब्लैक कॉफ़ी. जो pH है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी. ओके. इट विल बी मोर देन दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एसिड रेन. इट विल बी लेस देन दैट ऑफ एप्पल जूस. So the answer would be in this case, let me tell you कि जो आपके पास ब्लैक कॉफ़ी होती है उसका वो भी एसिडिक होती है, ठीक है, और मिल्क भी एसिडिक होता है. बट जब आप मिल्क को ब्लैक कॉफ़ी के अंदर डालते हो तो वो ब्लैक कॉफ़ी का जो pH है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, लेस कर देता है. क्योंकि मिल्क के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है ब्लैक कॉफ़ी को कम एसिडिक करने में और ज़्यादा आप कह सकते हो ज़्यादा टेस्टी बना देता है उसको. तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए. द pH would be less than that of the black coffee. The pH will somehow would be less than that. So it will be more than that of distilled water. Incorrect. This is also incorrect and this is incorrect. A is the correct option. Next question. Which of the following would be the best for person suffering from acidity? अगर किसी को एसिडिटी होती है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल रहता है? ए कोला, बी मिल्क, सी ब्लैक टी और डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो मैं आपको बता दूं एसिडिटी का मतलब है कि जो पेशेंट है उसकी स्टमक में ज्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है. तो एसिड का इफेक्ट आप कैसे दूर कर सकते हो? अगर हम उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कर देंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा. तो कोला is acidic, milk is acidic, black tea is acidic, but milk of magnesia is basic in nature and possess pH almost around 10.52. So this is a base out of this four and this can neutralize the acidic effect and can के relief दे सकता है ये acidity के problem से. Now we have case study based questions. So the first case study is William Harvey in 1578 to 1657, like with this is the range of his work, was one of the early biologists who studied the bodies of humans and animals. He even dissected the bodies and did experiments with the heart and blood vessels. He concluded from his experiments that the blood leaves the heart through the arteries and returns via the veins. However, he could not explain how blood left the arteries to enter the veins. He said there must be some structure between the arteries and veins, but he could not find them. Marcello Malpighi later discovered these structures while studying a dead frog's lungs under a microscope.
तो बेसिकली विलियम हार्वे एक अर्ली बायोलॉजिस्ट थे जो कि ह्यूमन बॉडीज और एनिमल्स पे स्टडी करते थे. उन्होंने कई बॉडीज को डाइसेक्ट भी किया और एक्सपेरिमेंट किया उनके हार्ट और ब्लड वेसल्स के साथ. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि जो ब्लड है वो हार्ट को लीव करता है थ्रू आर्टरीज और रिटर्न करता है हार्ट में वाया वेन्स. बट वो ये नहीं बता पाए कि आर्टरीज से कैसे लेफ्ट होता है और वेन्स के अंदर वो कैसे आ जाता है. उन्होंने बोला कि कुछ स्ट्रक्चर होता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, बट वो उसको फाइंड नहीं कर पाए. देन लेटर दिस साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया डेड फ्रॉग्स के लंग्स के अंदर अंदर माइक्रोस्कोप स्टडी करके उस चीज को डिस्कवर किया. तो इसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं कुछ क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स दैट मैल्पिजी फाइंड इन द फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर देखा उन्होंने जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा था कि आर्टरी से वेन्स में ब्लड कैसे जाता है. सो द ऑप्शंस आर सेल्स, बी कैपिलरीज, हार्ट चैम्बर्स या स्मॉल एयर सैक्स इन लंग्स. चाहे वो लंग्स है चाहे वो कोई भी टिश्यू है, तो लेट मी टेल यू कि आर्टरीज से आर्टरीज जो वेन्स के अंदर ब्लड भेजती है उनके बीच में एक जंक्शन होता है, दैट इज कैपिलरीज. Capillaries are so thin-walled vessels and they connect arteries to veins. तो जितना भी एक्सचेंज होता है, जैसे ये कैपिलरीज लेट से हम ऐसे बना लेते हैं, जितना भी एक्सचेंज होता है ब्लड के थ्रू, इट अकर्स थ्रू कैपिलरीज, दैट इज इट इज थिन-वॉल्ड एंड इट इज अ जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most likely reason why Harvey could not find these structures? हार्वे जो थे बायोलॉजिस्ट, उनको ये स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं मिले थे? ए, these structures are not found in humans. These structures are found only in the lungs. These structures become visible only in dead animals. और these structures were too small to be seen by the naked eye. अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि हार्वे जो थे उन्होंने डायसेक्ट करके इन चीजों के बारे में बताया था. ठीक है. अब बेसिकली और इन्होंने जो मार्सेलो थे उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था. सो दैट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि ये ह्यूमंस में नहीं होते, कि वो लंग्स में ही होते हैं, ना ही वो सिर्फ डेड एनिमल्स में ही होते हैं, ये भी चीज़ नहीं है. बट वो इतनी छोटी चीज होती है, इतने थिन वॉल्ड होते हैं कि जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड दैट इज द रीजन कि जो हार्वे थे वो उन स्ट्रक्चर्स को उस समय नहीं बता पाए थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स इज ट्रू. आर्टरी और वेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए, आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स. बी, वेन्स हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरीज. C, all arteries carry only oxygenated blood. D, all veins carry only deoxygenated blood. तो यहाँ पे आर्टरीज जो होती है उनकी थिकर वॉल्स बिल्कुल होती है, क्योंकि वो जो ब्लड कैरी करती है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है उनके अंदर. सो टू विथस्टैंड दैट प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स. वेन्स की थिकर वॉल्स नहीं होती है. आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड करती है बट ऑल नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी करती है. ऑल वेन्स कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड, ये भी गलत है, क्योंकि पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, कि आर्टरीज की थिकर वॉल्स होती है वेन से टू विथस्टैंड हाई प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which two chambers of the human heart have arteries connected to them? मतलब जो आर्टरीज है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये तो आपको पता है. तो कौन से चैम्बर्स के में आर्टरीज जो है वो कनेक्टेड होती है? 2 चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट जहाँ पे आर्टरीज कनेक्टेड है. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल. ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टरीज है, जो आर्टरीज होती है, दे आर बेसिकली connected to the obviously to the part of chamber of the heart. तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल. तो आपको पता है जो आर्टरी है वो कहाँ पे कनेक्टेड होती है? दे आर कनेक्टेड विथ दी, क्योंकि वो निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से, मतलब वेंट्रिकल से जा रही है वो वेसल. दोज आर आर्टरीज, सो दे आर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. बट एक्सेप्शनली आपको पता है कि आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एसोसिएटेड है. आपको पता है कि नॉर्मली जो आर्टरी निकल रही है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकल रही है, क्योंकि अरोटा भी एक आर्टरी है और अरोटा आगे फाइनल आर्टरीज पे बनाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है. जो राइट वेंट्रिकल है उससे भी एक्सेप्शनली आर्टरी निकल रही है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी.
So that is the reason option D is the correct option. Next case study. Shashank went to the optician to get his eyes checked. शशांक एक ऑप्टिशियन के पास गया अपनी आंखें चेक कराने के लिए. He observed that the doctor combined two lenses and put these in front of his eyes so that he could see clearly. तो डॉक्टर ने दो लेंसेज को कंबाइन किया, उसके आंखों के आगे रख दिया ताकि उसको क्लियरली दिखे. उन दो लेंसेज का पावर जो था कॉम्बिनेशन का वो था, टू लेंसेज यूज इन द कॉम्बिनेशन वर, एक का -3 डायोप्टर, एक का 4 डायोप्टर. अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करने कुछ क्वेश्चंस. व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बी? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन -3 और 4 डायोप्टर का किया, तो हम लिख लेते हैं -3 और 4 डायोप्टर. और कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो टोटल पावर को आप ऐड करते हो, तो मतलब -3 + 4 डायोप्टर. आंसर माइनस करोगे बट आंसर आपका प्लस में ही आएगा. सो बेसिकली प्लस का मतलब होता है कि जब पावर प्लस में आए तो दैट मीन्स इट इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. तो ना तो ये डाइवर्जिंग है क्योंकि नेगेटिव नहीं आया, कन्वर्जिंग बिल्कुल है. बोथ नहीं हो सकता, ईदर वाला भी नहीं हो सकता. सो बेसिकली यहाँ पे दो लेंसेज दिए गए थे, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कन्वर्जिंग लेंस का बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज शशांक हैज टू वेयर? फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ? तो पावर आपके पास था -3 और 4 डायोप्टर और आपने टोटल पावर कॉम्बिनेशन का निकाल लिया था 1 डायोप्टर. तो अगर मैं टोटल मतलब पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी निकालूंगी तो सेंटीमीटर्स में है, तो 100/f ले लेते हैं. तो 100/1 डायोप्टर कम्स आउट टू बी 100 सेंटीमीटर. तो -14 भी नहीं, +25 भी नहीं, -33 भी नहीं. आंसर क्या है हमारा? +100 सेंटीमीटर. इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसका फोकल लेंथ निकालो, फिर इसका फोकल लेंथ निकालो, फिर उसका कॉम्बिनेशन निकालो. बट इजी है, अगर आपके पास पावर कॉम्बिनेशन में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पावर -3d सिग्निफाई? ये नेगेटिव साइन जो है -3d वो आपको क्या बताता है? A, the focus is on the same side of the lens as the object. The focus is on the opposite side of the lens as the object. The principal focus is situated outside the principal axis. Your focal length on one side of the lens is smaller than that on the other. So let me tell you, कभी भी माइनस के अंदर पावर होती है तो वो आपको बताता है कि वो डाइवर्जिंग लेंस है. और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका? कॉनकेव लेंस. अगर मैं उसको बनाऊं तो कॉनकेव लेंस इस तरीके का बनता है. ठीक है. तो कॉनकेव लेंस में जो आप यहाँ फोकस की बात हो रही है तो आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस है, इसका वर्चुअल फोकस होता है और ऑब्जेक्ट भी इधर होता है. तो फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है. फोकस इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ये इनकरेक्ट है. प्रिंसिपल फोकस इज सिचुएटेड आउटसाइड द प्रिंसिपल एक्सिस, नो इट इज नॉट सिचुएटेड आउटसाइड. फोकल लेंथ ऑन वन साइड ऑफ लेंस इज स्मॉलर, ये भी नहीं है. So basically A would be the right answer. That is the focus. It has a virtual focus and it is on the same side of the lens as that of the object. Now last question of this whole practice paper. So which of the two lenses can form a real image? Real image कौन सा lens बना सकता है? Only the lens with power -3 diopter. -3 मतलब diverging lens. Diverging बोले तो मतलब concave lens. Okay. Only the lens with power 4 diopter. प्लस में मतलब converging lens, that means convex lens. और both of the lenses और neither of the lens. तो आपको पता है कि जो concave lens है वो हमेशा इमेज बनाता है virtual erect और convex lens आपके पास virtual erect भी बनाता है but real inverted images भी बनाता है. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी. तो इस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेट करके भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं बट यू हैव टू बी वेरी tricky in answering these questions. So with this we come to an end of this session. I hope you like it. So I would request you to practice all these questions again, and if you find any sort of doubt, do write me in the comment section. So if you like the session, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya, signing off. We are meeting very soon. So thank you. Take care. Bye-bye.